चलिए हम शुरू करते हैं। ओके। तो कल हमने देखा था कि केस टेकिंग जो है वो एक आर्टिस्टिक प्रोसेस है। फिर हमें उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें पेशेंट के साथ कैसे रैपो बिल्ड करना है, हमारा सेटिंग कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जो डेकोर है वो मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, पेशेंट को मौका मिलना चाहिए बोलने का, उसे कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि वो आपसे बात कर सके। तो हमने ये सब चीज़ें कल देखी थी। अनप्रेजुडाइज्ड माइंड कैसे रखना है, हमें ये देखना है कि आज तक जो भी हमने इस डिसीज या इस डायग्नोसिस के पेशेंट्स को ठीक किया है, वो पेशेंट्स मतलब हम वापस से न्यू पेशेंट में वो ना सोचे कि हमने ऑलरेडी ऐसा पेशेंट ठीक किया हुआ है। एवरी केस इज अ न्यू केस। तो ये सब चीज़ों को हमने कल पढ़ा था। तो हम शुरू करते हैं अब इलिसिटिंग द सिम्टम्स। सभी लोगों के पास बुक्स है ना, मतलब ओपन कर दिया है सबने। जिसके पास नहीं है वो बोल दीजिए कि हाँ मेरे पास नहीं है या मैंने ओपन नहीं किया है। तो ठीक है, आई होप सभी लोगों के पास समय है। मैंने ग्रुप में पीडीएफ सेंड किया हुआ है। पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर कोई बता सकता है प्लीज? मेरे पास तो ये बुक है, हार्ड कॉपी है। जिसने पीडीएफ ओपन किया है प्लीज पेज नंबर बता दीजिए। नंबर 174। पेज नंबर 174 है। ठीक है, ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू द होम्योपैथ is relatively silent, merely asking a few discrete questions from time to time to clarify a point, to show active interest in what the patient is saying, or to direct the narration into more relevant areas. तो जब भी हम केस टेकिंग कर रहे हैं, हम टाइम टू टाइम मेन तो चीज़ जो है वो हमें शुरुआती में और मोस्टली साइलेंट ही रहना है। बट टाइम टू टाइम हमें पेशेंट, सौम्य वर्मा प्लस बुक का नेम बता दीजिए। आपने कल ज्वाइन नहीं किया था क्या? हम साइंस ऑफ होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। साइंस ऑफ होम्योपैथी पेज नंबर 174। तो जब भी हम केस टेकिंग कर रहे हैं, केस टेकिंग के वक्त हमें मोस्टली साइलेंट रहना है और हमें टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पूछते रहना है। इससे ये होगा कि अगर पेशेंट गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्वेश्चन पुटिंग कर देंगे और पेशेंट फिर से उसी सिम्टम पे या उसी टॉपिक पे वापस आ जाएगा। तो पेशेंट को भी ऐसा फील होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट है, इसीलिए भी हम टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पेशेंट अगर वेग कोई डायरेक्शन में जा रहा है उसे वापस से लाने के लिए भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके। So this is a gentle catalytic process and not merely a bored, mechanical or routine process of gathering mere data. तो ये एक जेंटल प्रोसेस है। सिर्फ हमें मैकेनिकल या रूटीन प्रोसेस, हाँ सिर्फ पेशेंट से डेटा निकालना है, पेशेंट से सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते रहो, वैसा काम नहीं है। द होम्योपैथ इज एक्टिवली एंड इंटीमेटली इन्वॉल्व विथ वॉट द पेशेंट इज सेइंग. It is not at all similar to the kind of interview conducted from a written questionnaire. The goal is not to acquire as much data as possible, but rather to elicit a living image of the essence of the inner pathology of the patient. ये अंडरलाइन कर लीजिए अगर हो सके तो, कि हमें सिर्फ डेटा नहीं लेना है, हमारा गोल है कि हमें एक इमेज क्रिएट करनी है, उसका एसेंस हमें समझना है, उसका इनर पैथोलॉजी हमें समझना है। क्योंकि आप सिर्फ डेटा ले लेंगे, अगर वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में कोई काम ही नहीं आ रहा है तो उससे कोई मतलब थोड़ी है। हमें डेटा उस तरीके का लेना है जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हमें हेल्प कर सके, जो पेशेंट की इनर स्टेट को हमें समझा सके, उसके एसेंस को हमें समझा सके। Most interviews quite naturally begin by asking the patient to describe everything that is perceived to be a problem at the moment. Usually, patient then proceed to describe mostly physical complaints, and their description are usually rather general. Quite likely, they will focus on information of an allopathic nature, like laboratory tests, diagnosis from other doctors, etc. The interviewer merely allows the narration to continue until the patient has nothing more to say at the moment.
तो हमारा इंटरव्यू कैसे शुरू होता है, हमारा केस टेकिंग कैसे शुरू होता है? पेशेंट उसकी जनरल प्रॉब्लम्स पहले बताता है। वो एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाके आया हुआ होता है, उसे हैबिट होती है कि हाँ सर, ये फाइल्स देखिए, ये मेरी रिपोर्ट्स देखिए, ये ब्लड टेस्ट देखिए, और मेरा ये डायग्नोसिस है। और वो मेनली अगर कोई सिम्टम्स बताता भी है तो वो उसके फिजिकल लेवल के सिम्टम्स बताता है। तो शुरुआती केस टेकिंग की यहीं से होती है। बट द इंटरव्यूअर merely allows the narration to continue until the patient has nothing more to say at the moment। तो उस वक्त हमें पेशेंट को नरेट करने देना है। पेशेंट जो भी बोल रहा है वो सब चीजें हम, अगर हमें लगता है तो हम उसका मेन जो चीफ कंप्लेंट है वो नोट करते चले और साथ ही में स्पेस देते चले वहां पे। फिर जब पेशेंट के पास कुछ भी नहीं बचेगा बोलने के लिए, पेशेंट पूरा हो गया है मतलब उसका बोल के, देन इनिशियली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द होम्योपैथ टू बी सेटिस्फाइड अबाउट द एलोपैथिक नेचर ऑफ द कंप्लेंट। Even though such knowledge is of little importance in prescribing the homeopathic remedy, it is quite important for judging the seriousness of the ailment at that moment. And it is particularly important for understanding the pathological prognosis for the future। तो वो जो भी डेटा हमें दे रहा है, वो जो भी हमें डायग्नोसिस उसके सिम्टम्स बता रहा है एलोपैथिक नेचर के, शायद वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हमें उतना हेल्प नहीं करेंगे, हमारे होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन में। बट हमें उसे अलाव करना है। क्यों अलाव करना है? क्योंकि हमें उसका डायग्नोसिस पता चलेगा, उसका एलिमेंट कितना सीरियस है, उसका प्रोग्नोसिस आगे हम क्या कर सकते हैं। सपोज कोई डिसीजेस में स्टेजेस होती है, वो ऑलरेडी रिपोर्ट्स में मेंशन्ड आती है, साइज होती है अगर ट्यूमर वगैरह है तो वो सब हमारे लिए भले लिटिल इंपॉर्टेंस रखता हो, बट हमें वो जानना जरूरी है। ओके। Important for judging the seriousness of the ailment at that moment, and it is particularly important for understanding the pathological prognosis for the future. Therefore, the homeopath may well wish to examine previous allopathic records and laboratory reports. If the pathological situation is still unclear, it may be important to gather more laboratory or radiological information, or even to acquire the diagnostic opinion of a specialist। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से होम्योपैथ, हमें पता है कि हमारे लिए वो चीज़ें शायद लीस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट अगर पेशेंट हमें बताने की कोशिश कर रहा है तो हमें वो सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है हाँ डॉक्टर का इंटरेस्ट है, डॉक्टर वो सब चीज़ों में ध्यान दे रहा है, समझ रहा है चीज़ों को। और एट लास्ट सब कुछ पढ़ने के बाद में अगर हमें लगता है कि हाँ नहीं, इसका डायग्नोसिस पूरी तरीके से बन नहीं पाया है, हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स करवानी चाहिए, तो वो हमें उसे सजेस्ट करना चाहिए। और इससे ये भी आपको रैपो बिल्डिंग में हेल्प करेगा, इससे पेशेंट आपका ओपन अप धीरे धीरे होगा और ये आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। द होम्योपैथ में देन आस्क द पेशेंट व्हाट एल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम स्टक हो जाते हैं, जब भी हम रुक जाते हैं, तो हमें पेशेंट को ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ ये बोलना है व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या है, और क्या है। फिर पेशेंट को ये लगेगा नहीं, डॉक्टर इज नॉट सेटिस्फाइड जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो और बोलने की कोशिश करेगा। तो हमें पूरा बोलने देना है, पूरी लैब्स रिपोर्ट्स को इकट्ठा करना है, समझना है, देखना है, डायग्नोसिस को समझना है। और उसके बाद में जब पेशेंट स्टॉप हो जाए तो हमें व्हाट एल्स ये कंटिन्यू रखना है और उससे और इन्फॉर्मेशन निकलवाते रहना है। द होम्योपैथ may then ask the patient what else। This question helps to convey the patient that even non-allopathic, non-physical symptoms are importance, are of importance। तो इससे पेशेंट को समझ में आता है कि सिर्फ फिजिकल बॉडी वाले सिम्टम्स नहीं बताना है, डॉक्टर को और दूसरे सिम्टम्स की भी जरूरत है। द होम्योपैथ में मेक अ ब्रीफ कमेंट टू अश्योर द पेशेंट दैट द टोटलिटी ऑफ द पेशेंट्स सिम्टम इज इम्पॉर्टेंट। जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि प्री रिक्विजिट, जब भी केस टेकिंग शुरू करेंगे तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि इन होम्योपैथी हमें टोटलिटी की जरूरत होती है, हमें पेशेंट को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तीनों लेवल पे समझने की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे बीच में भी बोल सकते हैं, अगर पेशेंट रुक गया तो हमें उसे बोलना पड़ेगा कि आप प्लीज ओपनली चीजें बताइए, और सिर्फ फिजिकली नहीं, क्योंकि ये मेरी टोटलिटी बिल्डिंग में मेरे को आपको दवाई देने में हेल्प करेगी। तो आप ये बीच में आपका पॉइंट पुट इन कर सकते हैं। Usually, the next step is to go back over what has been presented to clarify the meaning of each symptom। जो मैंने आपको शुरुआत में बात कही थी कि पेशेंट आते से अपनी फिजिकल कंप्लेंट्स बताने लगेगा कि हाँ मुझे हेडेक है, मुझे नी पेन भी होता है, मुझे एसिडिटी होती है। तो हमने हर कंप्लेंट लिख दी, बट उन कंप्लेंट्स के नीचे हमने स्पेस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट का सब हो जाएगा हम वापस से उन सिम्टम्स पे जाएंगे और उस सिम्टम को पूरा कंप्लीट करेंगे। हमें पता है कि हम सिम्टम को कैसे कंप्लीट करते हैं, हम उसका लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट सब कुछ लेते हैं, और जब जाके एक सिम्टम पूरा कंप्लीट होता है।
तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हम वापस से उन सब सिम्टम्स पे जाए, उसे कंप्लीट करें। यूजुअली द नेक्स्ट स्टेप इज टू गो बैक ओवर व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ईच सिम्टम एंड टू एक्वायर द डिटेल्स सो इम्पॉर्टेंट टू होम्योपैथी। इंक्वायरी इज मेड इनटू द एग्जैक्ट लोकेशन, सबसे पहली बात, ऑफ ईच सिम्टम, द प्रिसाइज सेंसेशन इन्वॉल्व, द ड्यूरेशन ऑफ इट, कितने समय से हो रहा है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ एग्रेवेशन, कब आपकी बीमारी बढ़ती है, हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स, और ओवर हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स इज हैज लास्टेड, कितने महीने या सालों से आपकी बीमारी है, और उसकी मोडालिटीज रिगार्डिंग हीट एंड कोल्ड, कि हीट से या कोल्ड से एग्रेवेट या एमिलरेट तो नहीं होता है, वेदर चेंजेस, एक्टिविटी और रेस्ट, पोजीशन, रबिंग और प्रेशर, ये किन चीजों से बढ़ता है किन चीजों से कम होता है। तो मेनली लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, हमें हर सिम्टम का पूरा कंप्लीट करना है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। ओके। सिंस दिस सिम्टम्स आर द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, दे शुड बी एलेबोरेटेड इन सम डिटेल। क्योंकि ये पेशेंट की मेन कंप्लेंट्स है, इसे हमें डिटेल में समझना जरूरी है। इवन दो दे मे अल्टीमेटली प्ले ओनली अ माइनर रोल इन चूजिंग द रेमेडी। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि चीफ कंप्लेंट, सर ने लिखा हुआ है कि चीफ कंप्लेंट विल प्ले माइनर रोल इन अवर प्रिस्क्राइबिंग। वाई? क्योंकि जैसे हमें पता है कि हम मेंटल जनरल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फिर फिजिकल जनरल पे, फिर फिजिकल पर्टिकुलर पे। तो वो जो उसने कंप्लेंट्स बताई है वो शायद पर्टिकुलर रीजन्स की कंप्लेंट बताइए, जो जिस पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो है वो शायद बेस्ड नहीं हो सकता है। हमारा प्रिस्क्रिप्शन शायद जनरल्स पे, मेंटल्स पे और ओवरऑल टोटलिटी पे बनेगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है उन्हें अगर डाउट होगा कि ऐसा सर ने क्यों बोला, तो उसका रीजन ये है। ओके। So every symptom should be elaborated in some detail, even though they may ultimately play only a minor role in choosing the remedy. Whatever physical examination is needed should also be performed to provide objective observation and to assure the patient that the problem is being investigated thoroughly. ये बहुत से होम्योपैथ्स का प्रॉब्लम होता है कि हम सिर्फ पेशेंट को सामने बिठा लेते हैं, हम बैठ जाते हैं और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं। बट डिसीज वाइज हमें जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है, हमें वो बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमें और डिटेल्स मिलती है, साथ ही में पेशेंट को ऐसा फील होता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझा जा रहा है। ओके। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से पेशेंट को ये फील नहीं आएगा, उसे टच करना होगा, उसे एग्जामिन करना होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना होगा। It is natural to inquire next into the evolution of the present pathological state of the patient, कि ये आपकी बीमारी कहाँ से शुरू हुई, वो एवोल्यूशन हमें समझने की जरूरत है। This should not be a merely routine recording of the past medical history of the patient, but it should be an active questioning about the exact sequence of appearance of current symptoms. ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें, हम जब पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं तो हम ऐसा लिख देते हैं, हाँ टाइफॉइड, डेंगू, ये उनने बोल दिया, बट हमें उसका सीक्वेंस समझने की जरूरत है। सपोज आज 2025 चल रहा है, तो वो सबसे पहली बार 2017 में पेशेंट को टाइफॉइड हुआ था, फिर 2019 में उसे ये बीमारी हुई थी, फिर 2021 में उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसका जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस भी हमें वो सीक्वेंस में हमें लिखना है उसकी पास्ट हिस्ट्री जो है। ओके। सो दिस शुड नॉट बी अ merely routine recording of past medical history of the patient, but it should be an active questioning about the exact sequence of appearance of current symptom। किस सीक्वेंस में है, when did they occur, कब हुआ था, were there any major events in patient's life at about the time of appearance of the symptoms। आपको ये बीमारी जब हुई थी उस वक्त आपके साथ कुछ हुआ था, मेंटली, फिजिकली, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है, आपका बीमारी क्यों आया था, वो हमें सोचने की जरूरत है। तो जब हम ये क्वेश्चंस पेशेंट से पूछते हैं तो पेशेंट को खुद को भी याद नहीं रहता है, क्योंकि वो उसकी क्रॉनिक बीमारी में उसके जो भी सिम्टम्स है उसे वो नेचुरल समझने लगता है कि हाँ यही मेरी लाइफ है। बट जब आप उसे प्रोब करते हैं, जब आप उसे पूछने की कोशिश करते हैं, पेशेंट खुद सोचता है और पेशेंट को लगता है हाँ मेरी ये बीमारी हुई थी ना, इससे पहले मुझे ये ग्रीफ था, मुझे ये शॉक हुआ था, मुझे ये फ्राइट आया था। तो हमें हर सिम्टम के पीछे, हर पास्ट हिस्ट्री के पीछे पूछना है कि ये इवेंट होने से पहले आपके साथ क्या हुआ था, किसके कारण आपकी बीमारी आई है, आपका एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है, वर देयर एनी मेजर इवेंट्स इन द पेशेंट्स लाइफ एट अबाउट द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स।
What exciting causes can be considered factors in producing the symptoms? Exciting causes क्या थे? In particular, the evolution of the pathological state of the patient should focus on the following major influences. अब हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, किन किन इन्फ्लुएंसेस पे ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, अभी तक सबको क्लियर है? यस नो कर दीजिए प्लीज, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यस, चलिए। अब हमें किन इन्फ्लुएंसेस पे ध्यान देना है? सबसे पहला, एनी मेंटल और इमोशनल शॉक अकरिंग इन द पेशेंट्स लाइफ। कोई भी मेंटल या इमोशनल शॉक जो उसकी लाइफ में हुआ है, उस पर हमें ध्यान देना है। दिस माइट इंक्लूड सच थिंग्स एज, कोई ग्रीफ हो सकती है, कोई मेजर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस हो सकता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है, एंड अदर लाइफ स्ट्रेसेस। ये मेंटल या इमोशनल लेवल पे उसका एलिमेंट फ्रॉम क्या है हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, एनी मेजर इलनेस विच माइट हैव अफेक्टेड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, particularly venereal diseases, prolonged infectious diseases, and mental breakdowns or imbalances should be noted। तो कोई भी अगर उसको मेजर बीमारी हुई है, पास्ट हिस्ट्री में कोई डिसीज हुई है, वो डिसीज के बाद अभी तक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, जिसे हम कहते हैं कि नेवर बीन वेल सिंस, उस बीमारी के बाद से पेशेंट आज तक ठीक नहीं हो पाया। जैसे एग्जांपल, नेवर बीन वेल सिंस टाइफॉइड, तो शायद इसके लिए हमारे पास रूब्रिक्स भी है, कुछ मेडिसिन भी होती है कि जैसे सोराइनम होता है, वो सब हम दूसरा पार्ट, बट हमें ये समझने की जरूरत है कि किस बीमारी के बाद से पेशेंट डिटोरिएट होता गया है। ओके। एनी ट्रीटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनी ट्रीटमेंट्स गिवन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पेशेंट, उसने आज तक क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए हैं। सिंस थेरेपीज कैन फ्रिक्वेंटली बी सप्रेसिव, क्योंकि बहुत सी थेरेपीज सप्रेसिव तरीके से एक्ट कर सकती है, दिस फैक्टर कैन हैव मेजर इंपॉर्टेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ द पैथोलॉजी इनटू डीपर रीजन्स। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसका, जो डीपर पैथोलॉजी डेवलप हुआ है उसका, कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए, कोई सप्रेसिव थेरेपीज लिए क्या, पेशेंट का पैथोलॉजी उसके बाद में भी डेवलप हो सकता है। ओके। सो फॉर दिस पर्पस वन मस्ट कंसिडर सच थिंग्स एज, कि उसने ड्रग्स कौन सी लिए, उसने कोई सर्जरी करवाई है क्या पेशेंट ने, साइकोथेरेपी ली है, नेचुरल थेरेपीज ली है, इवन मेडिटेटिव टेक्निक्स उसने किया है, particularly cortisone, birth control pill, thyroid hormone, tranquilizers, antibiotics must be inquired into, कि ये सब चीजों में पेशेंट ने क्या क्या ट्राई किया हुआ है, क्या क्या किस ईयर में लिया है, उससे भी हमें समझ में आएगा। सपोज 2017 में पेशेंट को टाइफाइड था, उसके बाद में उसने ये प्रिस्क्रिप्शन लिया, ये स्टेरॉइड लिए, ये एंटीबायोटिक्स ली, और आपको समझेगा कि ये बहुत हैवी डोजेस थे, और उसके बाद पेशेंट 2018 में फिर से उसे ये दूसरी बीमारी हो गई, तो शायद आप रिलेट कर सकते हैं कि वो मेडिसिन की वजह से उसे ये दूसरा प्रॉब्लम हुआ है। तो इसीलिए हमें ईयर भी मेंशन करना है कि किस ईयर में कौन सी प्रॉब्लम हुई थी और उसके लिए उसने क्या ट्रीटमेंट लिया। ओके। मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू, ऑफन इवन मियरली इंक्वायरिंग इनटू द this specific treatment will stimulate the patient's memory about an important episode in the past history। वही बात है कि जब आप इतना डिटेल में पेशेंट से पूछने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त शायद ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट याद आ जाए, शायद जो वो याद ऐसे नेचुरली नहीं कर पाता, बट आपकी प्रोबिंग की वजह से, आप जो डिटेल में पूछ रहे हैं उसकी वजह से पेशेंट को कोई एक इवेंट याद आ जाए कि हाँ मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। ओके। फिर फोर्थ आता है वैक्सीनेशंस विच हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एंड द पेशेंट्स रिएक्शन टू देम। पेशेंट ने अभी तक क्या क्या वैक्सीन ली हुई है, कोई वैक्सीन लेने के बाद उसका एडवर्स रिएक्शन उसमें आया है, वो समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, all of this information should be collected into a chronological sequence so that the homeopath can see the stages of development of the current pathology। जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि हमें क्रोनोलॉजी में ही लेना है, सीक्वेंस में लेना है, पेशेंट को किस ईयर के बाद क्या क्या सीक्वेंस में बीमारी हुई है या उसने ट्रीटमेंट ली है। ऑफन दिस इंक्वायरी विल ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी एजुकेशनल फॉर द पेशेंट who has probably not taken all of these factors into account in terms of his or her general health। तो हमने कल जैसे बात करी थी कि केस टेकिंग का जो प्रोसेस है, वो एक होम्योपैथ के लिए तो नेसेसरी है, बट एक पेशेंट को अपनी लाइफ को इवेल्युएट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जब वो आपके क्वेश्चंस के आंसर करता है,
पेशेंट को खुद समझ में आता है कि ये सब इवेंट्स जो मेरी लाइफ में हुआ है, जहां पे मैंने मेरी डिसीजेस को सप्रेस किया था, वो आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरी आज की पैथोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो पेशेंट भी इसमें एजुकेट हो रहा है, पेशेंट को भी समझ में आ रहा है कि उसके साथ आज तक क्या किया गया था और अब उसके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये पेशेंट के लिए बेहद हेल्पफुल है। So by this point in the case, the basic pathology and its evolution should be fairly well understood. तो अभी तक हमने पैथोलॉजी बेसिक पॉइंट्स सब समझ लिए पेशेंट के। The next logical step is to ask questions regarding the typical concerns of the homeopathic symptomatology. These questions delve into areas of the patient's life which were probably not considered relevant to the picture, and thus it serves once again as an educational process in addition to the actual homeopathic information gained. अब पेशेंट के हम इंटीमेट एरियाज में या पेशेंट के जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी पेशेंट के लिए एक एजुकेशनल रहेगा। पेशेंट वो चीज़ों को रिकॉल करेगा, उन चीज़ों को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। दिस क्वेश्चंस शुड इंक्लूड एज मच इंफॉर्मेशन एज is possible to obtain, of course, but they will tend to focus on particular areas of importance to the patient's daily experience. सबसे पहला, टॉलरेंस, ये शायद जनरल्स की बात है। टॉलरेंस टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेदर चेंजेस, सन, फॉगी वेदर, विंड, ड्राफ्ट, क्लोज रूम्स। तो ये बात हो गई मेनली टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक चेंजेस की, कि इन सब में से पेशेंट किस चीज से अफेक्ट होता है। सेकेंड, changes which occur at particular times of the day or night and also during particular season, कि आपकी बीमारी डे टाइम में एग्रेवेट होती है, नाइट टाइम में एग्रेवेट होती है, या कोई एक स्पेसिफिक सीजन है जिसमें आपका डिसीज एग्रेवेट होता है। थर्ड, द क्वालिटी ऑफ स्लीप, सिर्फ एग्रेवेट ही नहीं है, एमिलरेट भी है, मतलब दोनों मोडेलिटीज हम समझ रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ स्लीप, द क्वाइटनेस और रेस्टलेसनेस ऑफ द स्लीप, कि स्लीप के दौरान आपकी क्वालिटी कैसी है, आप क्वाइटली सो पाते हैं कि आप रेस्टलेस है। पोजीशन ऑफ द स्लीप, लेफ्ट में सोते हैं, राइट में सोते हैं, बैक पे सोते हैं, एब्डोमेन पे सोते हैं, पोजीशन हमें समझने की जरूरत है। टाइम्स ऑफ वेकिंग एंड रीजंस फॉर वेकिंग, नींद में से कितनी बार उठते हैं, क्यों उठते हैं। नीड फॉर कवर्स और ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कवर अगर आप लेते हैं, चादर आप ओढ़ते हैं तो किन पार्ट्स पे ओढ़ते हैं, पूरा ओढ़ते हैं, हेड तक ओढ़ते हैं, अपने जो फीट है वो चादर से बाहर रखते हैं। तो इन सब से हमें रेमेडी की तरफ हमें गाइडेंस मिलता है। वेदर द विंडो मस्ट बी ओपन और क्लोज्ड, सोते वक्त विंडो क्लोज चाहिए या ओपन चाहिए। कॉमन ड्रीम्स, रेगुलर ड्रीम्स क्या आते हैं। सोमनैम्बुलिज्म, पेक्यूलियर साउंड्स और जेस्चर्स ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के ड्यूरिंग आपका क्या है, ग्राइंडिंग करते हो, किकिंग करते हो, टॉकिंग करते हो, क्या है स्लीप के ड्यूरिंग एक्टिविटीज क्या होती है। फोर्थ, आपकी एपेटाइट, थर्स्ट, फूड की क्रेविंग्स, एवर्जन्स, कौन से फूड आपके प्रॉब्लम को एग्रेवेट करते हैं। फिफ्थ, आपकी सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन एंड पर्टिकुलर इनहिबिशंस और ऑब्सेशंस रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हम एज अ बिगिनर ये क्वेश्चंस पेशेंट से पूछने में बहुत झिझकते हैं, और हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हम पेशेंट से डायरेक्ट सेक्सुअलिटी कैसे पूछ लें, कि आपका सेक्सुअल लाइफ कैसा है या जो भी। बट इसके लिए हमें रेमेडीज है। सपोज आप स्टैफिस एग्रिया सोच रहे हैं, आपको पता है कि उसकी सेक्सुअलिटी हाई होती है, और अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो शुरुआत में फ्रेमिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट देज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इससे हमें पेशेंट का एनर्जी लेवल, उसकी एक्टिविटी लेवल भी पता चलती है, कि पेशेंट अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका एनर्जी लेवल इज क्वाइट गुड। अगर वो वहां पे डल फील कर रहा है और ओवरऑल भी डल फील कर रहा है, तो आप इन जनरल उसका डलनेस या एनर्जी उसका लो पकड़ सकते हैं। तो ये एरियाज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्रग्स में हाई सेक्सुअलिटी होती है, किसी में लो होती है। तो ये पूछने में हमें झिझक होती है, बट विथ टाइम हमें इसे मास्टर करना चाहिए, और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना है वो हमें सीखना चाहिए। ओके, द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, endocrine, circulatory, gastrointestinal, eliminative, respiratory, skin, etc. वुमेन्स में menstrual function and child bearing history should be elaborated. उसका menstrual cycle कैसा है, अगर प्रेगनेंसी थी तो किस तरीके की रही है, तो ये सब हिस्ट्री हमें जानना जरूरी है। सेवेंथ इज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू फंक्शन इन डेली लाइफ
एंड अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस पेशेंट का इन जनरल एनर्जी लेवल कैसा है, अलग अलग सिचुएशंस में भी और इन जनरल भी। एट्थ, इमोशनल लिमिटेशंस लाइक स्पेसिफिक एंजाइटीज, कोई एंजाइटीज है, कोई फियर या फोबियाज है, डिप्रेशन है, अपैथी है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इरिटेबिलिटी है। क्योंकि ये हर सिम्टम हमें कुछ रेमेडीज की तरफ गाइड करता है। तो हमें ये एरियाज में प्रोब करके अंदर घुसना जरूरी है, और फिर एक एक बार एक एक चीज ओपन अप हो सकती है। द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट्स लाइफ इन रिलेशनशिप टू लव्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। पेशेंट का लाइफ उसकी फैमिली उसके फ्रेंड्स की तरफ कैसा है, वो रिजर्व्ड है, वो खुद के बारे में ही सोचता है, वो सेल्फिश है, या वो बहुत सिंपैथेटिक है, वो दूसरों के बारे में सोचता है, एंग्जाइटी फॉर फैमिली मेंबर्स है। तो किस तरीके का उसका रिलेशन है दूसरे लोगों के साथ में। ओके। मेंटल सिम्टम्स सच एज पुअर मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस है क्या, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट है, समझने में दिक्कत होती है, कोई डिल्यूजनरी या हेल्यूसिनेटरी स्टेट तो नहीं है, पैरानोइया। तो ये सब चीजें इतना डिटेल में अगर हम पूछेंगे तो हमें एक अच्छा क्वालिटी टोटलिटी बनाने में हेल्प होगा। नेक्स्ट, सच a list of symptoms should be viewed merely as examples. The actual questions, the actual questions in a given case will be guided by the nature of the illness itself. तो ये कोई फॉर्मेट नहीं है कि हम मैंने पहला वाला पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया, तीसरा पूछ लिया। शुरुआत में ही हमें सर ने मना किया है कि हमें क्वेश्चनर को फॉलो नहीं करना है। अलग अलग केस अलग अलग चीजें डिमांड करेंगे, और वो आपका पाथ अलग वे में ओपन कर सकते हैं। कोई केस शायद आते से ही पेशेंट उसके मेंटल लेवल की बात करने लग जाए, तो आपका पेशेंट का जो केस टेकिंग है वो मेंटल लेवल से शुरू हुआ फिर फिजिकल पे जा सकता है। किसी का फिजिकल, मोस्टली जो फिजिकल से शुरू होता है फिर मेंटल पे जा सकता है। तो कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें इन सब पॉइंट्स के बारे में केस टेकिंग में उससे एनक्वायर जरूर करना है। ओके। Such a list of symptoms should be viewed merely as examples. The actual questions in a given case will be guided by the nature of the illness itself. किस तरीके की बीमारी है उस हिसाब से आपका केस टेकिंग आगे बढ़ेगा। In enquiring about all of these things, great flexibility must be allowed. हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए जब ये सब चीजें हम पूछ रहे हैं, सो दैट द पेशेंट कैन बी एज एक्सप्रेसिव एज पॉसिबल। और इससे ये होगा कि पेशेंट ज्यादा एक्सप्रेसिव बन पाएगा, वो ज्यादा ओपन रह पाएगा। अगर हम भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, अगर हम रिजिड हो गए कि नहीं मुझे ये बताओ ही, इसके आगे नहीं हो पाएगा, आप नहीं बताएंगे तो मैं आगे नहीं प्रोजेक्ट, तो इतना अगर हम रिजिड हो गए, पेशेंट पेशेंट को भी दिक्कत होगी। तो हमें फ्लेक्सिबल रहना है, हमें मोल्ड करते चलना है। वंस द ब्रेथ ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू द होम्योपैथ इज अंडरस्टूड बाय द पेशेंट, each symptom elicited should be further explored for accuracy in and vividness. For example, मतलब हर सिम्टम जो आपने गैदर कर लिया, अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम के बारे में मुझे और पूछना चाहिए, तो हमें उसे कंप्लीट करने की जरूरत है। एग्जाम्पल दे रहे, इफ द पेशेंट रिपोर्ट्स डिप्रेशन, अगर पेशेंट बोलता है डिप्रेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्वायर फर्दर इनटू द पेशेंट्स एग्जैक्ट मीनिंग। हमें एग्जैक्ट मीनिंग पूछना है कि डिप्रेशन मतलब आपके लिए क्या होता है। क्योंकि हम देखते हैं एसिडिटी का पेशेंट आता है, हर कोई आगे बोलता है मुझे एसिडिटी। फिर जब आप उनसे पूछते हैं कि आपको एसिडिटी का मतलब क्या होता है, तो कोई कुछ अलग बताता है, कोई कुछ अलग बताता है। तो वो जो स्पेसिफिक डिटेल्स है वो हमारे लिए काम का है, हमारे लिए वो डायग्नोस्टिक वर्ड जो है वो उतना काम का नहीं है। तो डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में क्या, ये हमें पूछना है। इन दिस टाइम्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैड्स सच अ टर्म हैज बिकम जनरलाइज्ड एंड वेग इवन दो कॉमनली यूज्ड। तो आजकल तो कोई भी आके बोल रहा है हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं सैड, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, वेगली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें डिटेल में समझने की जरूरत है कि डिप्रेशन फॉर दैट पेशेंट मीन्स व्हाट। टू अ पर्टिकुलर पेशेंट इट माइट डिस्क्राइब सुसाइडल डिजायर, किसी पेशेंट के लिए ये सुसाइडल डिजायर हो सकता है, मियर सुसाइडल थॉट हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस हो सकती है, किसी के लिए डिस्करेजमेंट हो सकता है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी, पेसिमिज्म, अपैथी, मेंटल लिथार्जी एटसेट्रा। तो हर पेशेंट के लिए डिप्रेशन का मतलब अलग हो सकता है। तो हमें उन वर्ड्स के पीछे का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग समझने की जरूरत है। ठीक है। द प्रिसाइज क्वालिटी ऑफ द सिम्टम मस्ट बी एल्यूसिडेटेड एंड ऑल द मॉडिफाइंग फैक्टर्स शुड बी इंक्लूडेड। मॉडिफाइंग फैक्टर्स मतलब सपोज एक पेशेंट बोलता है कि मुझे सैडनेस है, तो हमें ये समझने की जरूरत है ठीक है सैडनेस है, क्या चीजें करने से आपकी सैडनेस कम होती है,
क्या चीजें करने से आपकी सैडनेस बढ़ जाती है। तो ये मॉडिफाइंग फैक्टर्स, कि आपकी इस स्टेट को कौन सी चीज बढ़ाती है कि कौन सी चीज कम करती है। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, these symptoms must be elaborated into a living image of its meaning in the patient's life. When a generalized description is offered by the patient, the homeopath might ask, like what? Or can you give a concrete example? ये इंपॉर्टेंट है। पेशेंट बोलता है कि पेशेंट बहुत सी चीज़ें बोलता है, तो हमें उसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझने की ज़रूरत है। पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं तोड़ फोड़ कर देता हूँ, तो हमें पूछने की ज़रूरत है, हाँ चलो बताइए कि ऐसा कोई एग्जाम्पल रिसेंट में आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ, आप मुझे बता सकते हैं। तो वो बोलेगा कि हाँ मैं ऐसा ऐसा किया था, उस समय ऐसा हुआ था। तो आपको शायद वहाँ पे और डिटेल मिल सकती है। पेशेंट सोचने पे मजबूर होगा और पेशेंट आपको एग्जाम्पल के रूप में और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाए। इन दिस वे द वर्ड्स बीइंग यूज्ड कम अलाइव। तो उसने उस वक्त जो किया था वो एक्चुअल सिचुएशन बाहर निकल के आती है। एंड द होम्योपैथ कैन मोर एक्यूरेटली इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस एंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ दिस द सिम्टम। तो हमें वो सिम्टम और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्वायरिंग लिविंग इमेजेस इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस। तो ये हमें एक्चुअल इमेज, लिविंग इमेज समझना जो है वो बहुत क्रूशियल है और वेरी इंपॉर्टेंट है। If the homeopath gathers merely dry data अगर इकट्ठा कर लिया, there will be no case whatsoever. A curative prescription may well be impossible. तो हमने अभी तक यही समझा है कि हमें हर चीज के डिटेल में जाना है, सिर्फ ड्राई डेटा नहीं। एसिडिटी हो रही है, खाना खाने के बाद होती है, और बस दे दो नक्सोमी का। हर चीज के पीछे जाना है, क्या, क्यों, और क्या और क्या और क्या। जब आप डिटेल्स में जाएंगे, हमने कल देखा था कि एक पेंटर जैसे पेंट करना शुरू करता है, आखिरी में तो इमेज कुछ और ही होती है, शुरुआत कुछ और एंगल से हुई थी। तो हमें वो लास्ट का पिक्चर, जनरलाइज पिक्चर, पूरी पेंटिंग को देख के समझना है कि ये पेशेंट क्या है। एक सिम्टम दो सिम्टम के बेसिस पे कुछ भी अपने मन से इमेजेस नहीं बनानी है, और ड्राई डेटा इकट्ठा नहीं करना है। हमें डिटेल्स में जाना है, हर सिम्टम की डिटेल्स में जाना है कि वाई। वंस द डिटेल्ड होम्योपैथी, अभी तक अब ये बता रहे हैं कि वंस द डिटेल्ड होम्योपैथिक सिम्टोमेटोलॉजी हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन द फिजिकल प्लेन, sufficient rapport should have been established to enable further inquiry into mental and emotional symptoms. तो देखिए, एक तो ये भी चीज होती है कि अगर हम फिजिकल लेवल से शुरू करते हैं पेशेंट का केस टेकिंग, कि हाँ आपको फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा है, हम बहुत डिटेल में चले गए। हमने अभी तक पेशेंट के साथ बहुत वक्त बिता लिया है। अब इतने वक्त तक पेशेंट के साथ एक रैपो बिल्ड हो चुका है, और पेशेंट अब शायद थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है कि वो उसके इमोशनल एरिया और मेंटल एरिया के बारे में अब बता पाए। ओके। सो these आर ऑफ द utmost इंपॉर्टेंस, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है टू द होम्योपैथ, एंड शुड बी एल्यूसिडेटेड विद द ग्रेटेस्ट केयर। हमें बहुत ध्यान से वो सब चीजों को समझना है। दिस इज द रियल्म इन विच पेशेंट्स आर लाइकली टू हार्बर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स। सो ग्रेट टैक्ट एंड सेंसिटिविटी मस्ट बी यूज्ड by the interviewer to bring them forward. हमारी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, हमारी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा पूछने का तरीका सही होना चाहिए, और एक आर्टिस्टिक तरीके से हमें पेशेंट की वो डिटेल्स को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। अभी तक रैपो बिल्ड कर लिया, बट इमोशनल मेंटल लेवल से सिम्टम्स को बाहर निकालना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो वो विथ टाइम आएगा, और उसके लिए हमें जो भी स्किल्स की जरूरत है विथ टाइम हमें रिफाइन करना चाहिए। ओके। सो क्रॉनिक पेशेंट्स, अभी तक सबको समझ में आ रहा है? हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैं बीच में पूछ नहीं पाया। हेलो। यस यस यस। ठीक है ठीक। चलिए। Chronic patients, in particular, harbor deep within themselves feelings, thoughts, or experiences which cause them great shame and embarrassment. They believe that these secrets are so shocking and so unacceptable that others would not be capable of handling them. पेशेंट ये सोच सकता है कि मेरी ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, शायद उसे शेमफुल फील हो सकता है, शायद वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, शायद उसको लग सकता है कि सामने वाला या जो डॉक्टर है मेरी इन सब चीजों को समझ नहीं पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। In a Christian sense, they are viewed as deep, dark sins which must be repressed and hidden at all cost. तो क्रिश्चियन सेंस में अगर बात की जाए, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं
कि सपोज आपके सामने कि इसी तरीके का पेशेंट है, तो वो लोग सोचते हैं कि ये जो आपकी डीप बात है, ये बताना एक तरीके का पाप है, या आप ही तक रखना है। तो शायद ऐसा भी पेशेंट हो सकता है। दिस हिडन इमेजेस, feelings, or fears are of utmost importance to the homeopath because they are the expression of the activity of the defense mechanism on the deepest levels of the organism। हमें पता है कि वाइटल फोर्स हमारा मतलब मैं एक एडिशनल चीज आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है कि हमारी बॉडी सिम्टम क्यों प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी सिम्टम प्रोड्यूस करती है टू मेंटेन द इंटरनल इक्विलिब्रियम। ओके। तो वाइटल फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हर लेवल पे सिम्टम्स फेंकता है। फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी। तो जब आप इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको डीपेस्ट लेवल पे वाइटल फोर्स पेशेंट के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है ये आपको समझ में आएगा। कि पेशेंट को इमोशनली इतने समय से, पिछले 6 महीने से ऐसा फील हो रहा है, वाई? पिछले 6 महीने से पेशेंट को मेंटली ऐसा फील हो रहा है, वाई? बिकॉज वाइटल फोर्स उन लेवल्स पे ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है और ये सिम्टम्स को थ्रो आउट कर रहा है। तो हमें वो डीपेस्ट एरियाज को इसलिए समझने की जरूरत है। ओके। ये मैं वापस से पढ़ रहा हूँ लाइन। दिस हिडन इमेजेस, फीलिंग्स और फियर्स आर ऑफ utmost importance to the homeopath because they are the expression of the activity of the defense mechanism on the deepest level of the organism. Once such symptoms are brought to the surface, particularly when accompanied with strong emotions, the homeopath can be assured that the deepest essence of the pathology is being revealed। जब हमें ये सिम्टम या स्ट्रॉन्ग इमोशन और पैथोलॉजी दोनों हम समझ पाते हैं, दोनों को रिलेट कर पाते हैं, सपोज दोनों का ड्यूरेशन समझ पाते हैं कि हाँ इस वक्त से पेशेंट इमोशनली ऐसा डेरेंज हुआ था और उसी के 2 महीने या 3 महीने बाद पेशेंट को ये फिजिकल प्रॉब्लम आई। तो आपने अगर ये इमोशनल मेंटल पैटर्न को स्ट्रांगली पकड़ लिया और उसको फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेट कर पाए, तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मैंने पेशेंट का कोर, पेशेंट का एसेंस समझ लिया। इज बिंग रिवील्ड, देन एंड ओनली देन कैन अ रेमेडी, उसी वक्त, सिर्फ उसी वक्त एक रेमेडी सिलेक्ट हो सकती है दैट विल टच द डीपेस्ट रिसेसेस ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म एंड ब्रिंग अबाउट अ क्योर। और उसी वक्त हम एक राइट रेमेडी सिलेक्ट कर पाएंगे जो पेशेंट के डीपेस्ट एरियाज में जाके पेशेंट को रिलीफ दे पाएंगे ऑन ऑल 3 लेवल्स। ठीक है। Bringing forth this deep symptoms is a very delicate matter indeed. The first clue of their presence may be revealed by a mere tension or hesitation or gesture or cracking of the voice because walls have been erected around these sore spots. The patient will quickly attempt to skip over such symptoms and to move on to the other lesser painful things। पेशेंट क्रॉनिक डिसीज के साथ आता है, कई साल हो चुके होते हैं, वो ये इन इमोशंस के साथ जी रहा होता है और ये पेनफुल एरियाज होते हैं पेशेंट की लाइफ के। तो पेशेंट उसके अराउंड एक वॉल बिल्ड कर लेता है। बट जब हम प्रोब करते हैं, प्रोब करते करते हमें, मतलब इसीलिए हमारा सेंसिटिविटी, हमारा ध्यान पेशेंट के शूज में होना चाहिए, पेशेंट की लाइफ में क्या हो रहा है हमें समझ में आना चाहिए। और जब हम पूछते हैं तो हमें आंखों में समझ में आता है कि पेशेंट ये मोमेंट पे सेंसिटिव हुआ, उसकी आवाज लड़खड़ाई, पेशेंट थोड़ा स्टैमर किया, पेशेंट की आवाज थोड़ी डीम हो गई। हमें फिर उस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। हमें समझ जाएगा कि यहाँ पे पेशेंट का कुछ डीपेस्ट कोर है, यहाँ पे पेशेंट की प्रॉब्लम है। घूम फिर के बार बार उसी एरिया को प्रोब करना है। और फिर पेशेंट शुरुआती में तो हेजिटेट करेगा, वो कोशिश करेगा कि आप ये पेनफुल एरियाज को टच ना करें, आप मेरे दूसरे एरियाज के बारे में जान लीजिए। बट अगर आप उसकी आंखों में देखते हैं, उसकी वॉइस को समझते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, तो आपको समझ जाएगा इस सिम्टम के पूछने में पेशेंट हिला था, पेशेंट वाइब्रेट किया था, पेशेंट की आवाज लड़खड़ाई थी। और हमें उस एरिया को छोड़ना नहीं है क्योंकि वहीं पे हमारा केस है, शायद वहीं पे हमारा केस है। ओके। द इंटरव्यूअर मस्ट बी क्वाइट सेंसिटिव टू दिस डायनामिक, हमें सेंसिटिव रहना है। इन अवर नॉर्मल कल्चरल कंटेक्स्ट देयर आर इन्यूमरेबल subtle signals, non-verbal or verbal, which we use to warn others not to trespass into a private area।
Much of this communication is done subliminally. The homeopathic interviewer, however, must become skilled in picking up these signals. तो यही जो सिग्नल्स मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी, इसी की बात सर कर रहा है कि हमें पेशेंट कहाँ, मतलब इन जनरल टर्म यूज की जाती है वाइब्रेट होना, पेशेंट का वाइब्रेट होना। तो वो स्किलफुली हमें जज करने की जरूरत है कि वो किस पॉइंट पे पेशेंट हिला था। परहैप्स द बेस्ट वे इज टू बी सेंसिटिव टू वंस ओन डिग्री ऑफ इमोशनल टेंशन। If during the course of an interview, the homeopath experiences discomfort about a particular topic, provided, of course, that this is not merely a tender spot for the homeopath himself, this area should be further explored gently and sensitively but resolutely. वही बात कि अगर हमें समझ में आ गया कि ये स्पॉट है जहाँ पे पेशेंट सेंसिटिव है, जहाँ पे पेशेंट का हिस्ट्री, एक्चुअल एसेंस, एक्चुअल जीनियस हो सकता है, उस पॉइंट को हमें सेंसिटिवली, जेंटली एक्सप्लोर करने की जरूरत है। शायद उस समय पेशेंट ना बताए, थोड़ा आगे जाइए फिर से उस स्पॉट पर आइए, थोड़ा आगे जाइए, और बट वो पॉइंट को हमें छोड़ना नहीं है। Homeopaths are as humans as everyone else. Therefore, they want to be liked and respected by their patients. This motivation in itself can prevent the homeopath from probing into tender areas. If there is a sensitive area, the homeopath has a responsibility to the patient to non-judgmentally and carefully encourage him or her to openly describe this symptom. Often, even the gentlest probing into such realm which will cause the patient to break down and weep or to become agitated or angry, if symptoms are expressed with such emotional charge attached to them, their expression is beneficial to the patient and of great value to the homeopath. तो शुरुआती में पेशेंट झिझक सकता है, हमें भी ऐसा लगता है कि हम हमें पेशेंट रिस्पेक्ट करे, और हम सोचते, कभी कभी शुरुआती में सोचते कि पेशेंट हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे तो। बट ये आपके लिए भी और पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो हमें एंकरेज करना चाहिए ये प्रोसेस को, सेंसिटिवली पूछना चाहिए। और अगर पेशेंट उस एरिया पे ब्रेकडाउन होता है, रोता है, झिझक जाता है, इमोशनली पूरा फूल हो जाता है, तो ये पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसकी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर पाया, बट होम्योपैथ के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक रेमेडी को फाइंड करने में, क्योंकि उसने उसका सेंसिटिव एरिया जान लिया। इन दिस मोमेंट्स द पेशेंट्स गार्ड इज डाउन। इस वक्त पे पेशेंट के आजू बाजू जो उसने दीवार बना ली थी, जो उसके इमोशनल एरिया में किसी को घुसने नहीं दे रहा था, वो टूट गई है। And whatever expression occurs is the deep and essential to the case. अब ये दीवार टूटने के बाद जो भी चीजें बाहर आ रही है, ये उसका एसेंस है, ये उसका डीपेस्ट कोर है, ये हमें समझना है। और उसे सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना है कुछ भी, कि हाँ ये पेशेंट ऐसा बोल रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है। जो एक्चुअल में है उसी चीज को लेना है। To some, this approach may be reminiscent of the cathartic method of a psychoanalytic interview. It is true that the skill involved in a homeopathic interview is superficially akin to that necessary in psychoanalysis, but the purpose of eliciting the symptom is quite different. In homeopathy, the symptoms are brought out for the purpose of understanding deeply the true pathology, the precise way in which the defense mechanism is acting, and therefore of finding the most appropriate remedy that may lead to cure. A psychoanalyst, upon discovering such an important thought, feeling, or experience, will tend to pursue it further in an analytical manner. The homeopath, on the other hand, once satisfied that the symptom is elicited, will move on to the other symptom. तो यही बात है कि हम साइको एनालिसिस जो साइकोथेरेपी कर पाते हैं उसमें और होम्योपैथी में डिफरेंस क्या है। दोनों का इंटरव्यू का तरीका शायद सेम हो सकता है, बट होम्योपैथ क्या करता है, एक इंटरव्यू लेते वक्त अगर उसने कोई सेंसिटिव एरिया जान लिया है, उसको समझता है, और वो समझता इसीलिए है कि वो एक अच्छी, एक सिमिलिमम रेमेडी निकाल पाए। बट साइको एनालिसिस जो होता है, साइकोथेरेपी जो होता है, वो उसमें और प्रोब करते जाते हैं, और प्रोब कर जाते हैं, बट कोई मेडिसिन वो नहीं दे पाते उसके लिए। वो सिर्फ वो चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। और हमने जब एक पॉइंट जान लिया तो फिर हमारा लेवल 2 होता है, हम फिर दूसरे पॉइंट को जानते हैं।
उसी तरीके से, उसी डीपेस्ट सेंस में। ओके। तो हमने आज बहुत कुछ पढ़ा है। बताइए आपको कैसे लगा, अभी तक समझ में आया नहीं आया? क्योंकि हमारा टाइम 10:30 हो चुकी है। हमें समझ में नहीं आया, बट अभी भी हमारा चैप्टर बाकी है। अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कल का दिन लगेगा हमें और पढ़ने के लिए ये, बट हम इसे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ओके। अंडरस्टूड। ऑसम, अंडरस्टूड। समझ आ रहा है। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है, कुछ अपना व्यू रखना चाहता है? देखिए, यहाँ पे नॉर्मल वेबिनार की तरह नहीं है यहाँ, कि आप लोग समझ में आ गया, आप मेरे को बोलो कि सर अच्छा था, सेशन बढ़िया था, तारीफ वगैरह। ये सब हमें चीज़ें नहीं करनी है। अब ये रोज़ की बात है, तो हमें काम की बात है, और हमें जो डाउट्स है उसे सॉल्व करना, उस पर मेन हमें फोकस रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डेली होगा अब। और अगर, बट नेक्स्ट हम एक और दिन लेंगे इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना सबको? यस यस यस। कल भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पेजेस थोड़े ज़्यादा है, बट हम कल फिनिश कर देंगे इसे। इम्पोर्टेंट ये था, फिनिश तो मैं 2 दिन में भी कर देता, फास्ट रीड करके, बट वो करना नहीं चाहा मैंने, क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए तो फिर एंड करते हैं। अगर कोई अपने नोट्स बना रहा है साथ ही में, तो वो इंस्टा पे शेयर कर सकता है, और या अपने ग्रुप में शेयर कर सकता है, शायद उससे किसी और को हेल्प हो जाए जिसने नोट्स बनाए नहीं है। बाकी जिसके पास फिजिकल कॉपी है वो लोग अंडरलाइन करिए। जिनके पास पीडीएफ है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी के लिए हमने ये चैप्टर के लिए अपने पीडीएफ को यूज कर लिया है, बट प्लीज़ आगे के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत ही डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो आप, अगर पॉसिबल हो सके, तो प्लीज़ ये वाला बुक साइंस ऑफ होम्योपैथी ऑर्डर कर लीजिए, और इसका फिजिकल कॉपी आपके पास रखिए, क्योंकि आप जब अंडरलाइन करेंगे, इसे फिजिकल कॉपी से पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, और मैंने नंबर शेयर किया हुआ है ग्रुप में, डॉक्टर वीरा शाह सर का। अगर किसी को ये बुक बाय करना है तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द टॉपिक्स फॉर अपकमिंग क्लासेस, हमने ओरिएंटेशन में बात की थी कि हम पहले ये केस टेकिंग कंप्लीट करेंगे, केस टेकिंग के बाद में हम मटेरिया मेडी का लैकेसिस शुरू करेंगे। तो कल मैं बता दूंगा लैकेसिस हम सबसे पहले कौन सी बुक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओके। चलिए, फिर हम एंड करते हैं मीटिंग। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो। यस यस। ओके। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट। डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर अपूर्वा, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर सुजीत मैम, मोनिका मैम, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? चलिए फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ।